ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वैधानिकता, वैलिडिटी और फंडामेंटल राइट्स पर इसके इम्पैक्ट को डिफाइन करने वाला एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हरिशंकर बागला वीएस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1954 साउथ कैरोलिना 465 कपड़े की तस्करी और कानून बनाने की शक्ति। कहानी का माहौल, नियंत्रण की जरूरत, द सेटिंग, नीड फॉर कंट्रोल। बात 1940 के दशक के उत्तरार्ध की है, जब देश को एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को मेंटेन और उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने की नीड थी। इसके लिए पार्लियामेंट, संसद ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास किया, एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946, आवश्यक आपूर्ति, अस्थायी शक्तियां अधिनियम। इस एक्ट की सेक्शन 3 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वह कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सके ताकि आवश्यक वस्तुओं जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स की सप्लाई को रेगुलेट, नियंत्रित किया जा सके। इसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, जहां पार्लियामेंट अपनी कुछ पावर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को सौंप देती है। द इंसिडेंट, गुड्स विदाउट परमिट। हरिशंकर बागला और उनकी वाइफ श्रीमती गोमती बागला एक दिन इटारसी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। उनके पास नया न्यू कॉटन क्लॉथ था जिसका वजन वेट 6 मन माउंट्स से ज्यादा था। चार्ज, उन पर कॉटन टेक्सटाइल्स कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑर्डर 1948 सूती वस्त्र आवागमन नियंत्रण आदेश के रूल्स को तोड़ने का आरोप लगा। इस ऑर्डर के तहत टेक्सटाइल कमिश्नर से परमिट लिए बिना इतनी बड़ी मात्रा में कपड़े को ट्रांसपोर्ट करना इलीगल था। अपेलेंट्स आर्ग्यूमेंट, हरिशंकर बागला ने इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपराधिक मुकदमे को चैलेंज देते हुए कहा कि जिस लॉ के तहत उन्हें पकड़ा गया है वह अवैध, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्वेश्चंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हरिशंकर बागला के वकील ने दो बड़े आर्ग्यूमेंट्स रखे। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्ट और कंट्रोल ऑर्डर आर्टिकल 19 1F और G, संपत्ति रखने और ट्रेड बिजनेस करने का अधिकार का वायलेशन करते हैं क्योंकि वे नागरिकों पर आर्बिट्ररी, मनमानी और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाते हैं। एक्सेसिव डेलीगेशन एक्ट की धारा 3 और 4 अवैध है क्योंकि पार्लियामेंट ने अपनी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, आवश्यक विधायी शक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दिया है, जो प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की सीमा से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कानून वैध है, द वर्डिक्ट, द लॉ इज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट ने कहा कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल, उचित है। देश में आवश्यक वस्तुओं की इक्वल सप्लाई और फेयर प्राइस सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल एसेंशियल है। ये रिस्ट्रिक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में है। कोर्ट ने कहा कि टेक्सटाइल कमिश्नर को परमिट देने की पावर आर्बिट्ररी, मनमानी नहीं है क्योंकि उसे एक्ट की पॉलिसी यानी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के गाइडलाइन के तहत एक्ट करना है। प्रिंसिपल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लेजिस्लेचर अपनी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी लॉ बनाने की पॉलिसी या नीति निर्धारित करना को डेलीगेट नहीं कर सकती है। हालांकि पार्लियामेंट ने यहां नीति क्लियरली बता दी थी कि सप्लाई बनाए रखनी है। एक्ट की धारा 3 और 4 केवल एग्जीक्यूटिव को उस पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए डिटेल्स और रूल्स बनाने की पावर देती हैं। ये डेलीगेशन एक्सेसिव नहीं है क्योंकि गाइडलाइन पहले से मौजूद है। फाइनल आउटकम, सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946 और उसके तहत बने कंट्रोल ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और वैलिड माना। इसके साथ ही हरिशंकर बागला का ट्रायल कंटिन्यू जारी रखने का ऑर्डर दिया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, ये जजमेंट यह एस्टैब्लिश करता है कि एग्जीक्यूटिव को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर दी जा सकती है, बशर्ते लेजिस्लेचर पेरेंट एक्ट, मूल अधिनियम में पॉलिसी को क्लियरली डिफाइन कर दिया हो। फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी होनी चाहिए।